11 उपचुनाव हुए हैं 2015 से लेके आज तक, और इन 11 उपचुनाव में 10 उपचुनाव हम लोग जीते हैं, एक चुनाव खाली वो लोग जीत पाया। और इस बार पूरा दावे के साथ मैं आपको कहता हूं, अभी तो हम पहला बार आज इस चुनावी सभा में आए हैं। मैं आपको 200% कह देता हूं, आप लोग लिख लीजिए कि इस बार बजरंग महतो भारी से भारी मतों से जीता। जेल भेज दिया और इस दूध मुआ बेटा का मां का दूध भी छुड़वा दिया। उपचुनाव को लेकर हमारे विपक्ष लोग विगत 6 महीना से तैयारी कर रहा है, और हमको यह भी सुनने में आया है कि गांव-गांव में पैसा बांटने का काम कर रहा है, और कहीं हड़िया, कहीं मुर्गा, कहीं मीट, कहीं खस्सी बांट रहा है। तो हम बोले बांटने दो भाई, जब जेब में ढेर पैसा हो जाता है तो ऐसा ही खुजली होता है लोगों। और दुर्भाग्य से हमारे विपक्ष के प्रत्याशी भी एक व्यापारी पृष्ठभूमि से आते हैं, और आज वो एक ऐसे गठबंधन दल के साथ है जो लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे गरीबों का नेतृत्व नहीं करता है। उन लोग पूंजीपतियों का नेता लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारियों का इन लोग नेता है। आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, इन लोग के दुख दर्द से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। और आज यहां पर एक उपचुनाव एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके तत्कालीन विधायक ममता देवी को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया, और इस दूध मुआ बेटा का मां का दूध भी छुड़वा दिया। एक छोटी सी बेटी भी, अब वो कैसा पल रहा है, बढ़ रहा है, ये तो एक मां ही बता सकती है, एक औरत ही बता सकती है। चलिए, राजनीतिक लड़ाई में अगर ये लोग इस तरीके के गंदे राजनीति पर उतर आए हैं, तो जिस तरीके से यहां के मूलवासी आदिवासियों ने 2019 में जो डबल इंजन का हश्र किया था, वही हश्र इस बार भी करने का काम करना है। इन बेईमानों को झारखंडियों की ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है। डबल इंजन की सरकार जब थी, पिछला सरकार में, जहां हमारे ये लोग भी नेता थे, जो आजसू पार्टी का केला छाप लोग भी मंत्री संतरी बन करके बैठा हुआ था, उस समय से लेके आज तक 11 उपचुनाव हुए हैं 2015 से लेके आज तक। डबल इंजन की सरकार में भी उपचुनाव हुआ, अभी वर्तमान हमारी सरकार में भी 4 उपचुनाव हुए, और इन 11 उपचुनाव में 10 उपचुनाव हम लोग जीते हैं, एक चुनाव खाली वो लोग जीत पाया।
और वो भी गोड्डा का उपचुनाव जीता। और इस बार पूरा दावे के साथ मैं आपको कहता हूं, अभी तो हम पहला बार आज इस चुनावी सभा में आए हैं। मैं आपको 200% कह देता हूं, आप लोग लिख लीजिए कि इस बार बजरंग महतो भारी से भारी मतों से जीतेंगे। ये ठेकेदारों का पार्टी, व्यापारियों का पार्टी, शोषण करने वाला आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आज इस राज्य के ओबीसी समुदाय के लोग, अलग राज्य जब हुआ था तो यहां के ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता था, लेकिन यही बेईमानों ने और यही की जमात की सरकार ने, जहां आज सुसमर्थित सरकार थी, इन लोगों ने 27% का आरक्षण काट करके 14% कर दिया। और ये लोग ओबीसी को आरक्षण की मांग करते हैं। इनका दिखाने का दांत कुछ और है, खाने का दांत कुछ और है, हम आपको बता देते हैं। इन लोग इस तरीके से आपके बगल में आके खड़ा हो जाएगा, भाई, गोतिया, चाचा, काका, मामा बोल करके आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश करेगा। हम लोग तो बहुत करीब से इन लोगों को समझ देखते हैं। हम तो बोलते हैं ये राज्य का विकास क्यों नहीं हुआ 20 सालों में। राज अलग करके तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन ने दे दिया, क्यों नहीं हुआ? क्या शिबू सोरेन सरकार चलाता था? हेमंत सोरेन सरकार चलाता। 30 साल 40 साल में ना जाने कितने लोग, विनोद बिहारी महतो से निर्मल महतो जी से लेकर के अनेक लोग इस राज्य के लिए शहीद हो गए। 30 साल 40 साल के बाद जब राज अलग हुआ, लेकिन राज बनने के बाद तो सत्ता उन लोग को मिल गया जो इस राज्य का घोर विरोधी था। और उन्हीं घोर विरोधी लोगों के साथ हमारे आजसू के लोग जाकर के चिपक गया और अपने आप को अलग राज्य के आंदोलनकारी दल कहता है। और इन प्रकार सत्ता का सुख भोगने के लिए 1-2 एमएलए जिताकर सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करता है। यहां का बताइए, यहां का कोयला का काम सबसे अधिक कौन करता है? यहां पर सड़क रोड का ठेका कौन सबसे अधिक लेता है? तो पता चलेगा यहां का जो हमारे आजसू के लोग हैं वही लोग लेता है। हम लोग को ना ठेका टेंडर नहीं आता। हम लोग के यहां, हम लोग तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का मदद करता है। आज इस राज्य में विगत 3 वर्षों में 2 साल तो हम लोग कोरोना का महामारी झेले। कोरोना एक ऐसा महामारी इस देश में आया कि उसका इलाज किसी के पास नहीं था। और झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य जो इन लोगों ने दलदल में ढकेल दिया था, इस राज्य के लिए तो और मुसीबत। आपको याद होगा उस कोरोना का समय में हम लोग इस राज्य के मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे थे, उनको हवाई जहाज और ट्रेनों से लाद लाद करके घर में भेज रहे थे। इन लोग बोलता था, इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। आज तक उन लोग हवाई जहाज में तो चढ़ नहीं पाया बेचारा, लेकिन आज हम लोगों ने अपने उन हवाई चप्पल वाले मजदूरों को हवाई जहाज से ला करके घर में पहुंचाने का काम किया। इनके डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके मरा जब जीवन सामान्य था। लेकिन ऐसे बड़ी महामारी में भी इस राज्य में
हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। जब हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, फैक्ट्री तैक्ट्री सब बंद था, मजदूरों को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। किसी को मजदूर को मजदूरी यहाँ नहीं मिलता था। मजदूर को काम नहीं मिलता है तो एक दिन भी तो उसका चूल्हा नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे 2 सालों तक इस राज्य में मंजर रहा और इन 2 सालों में भी हम उन मजदूरों को जिनको काम नहीं मिला उनको मुफ्त गांव गांव में अनाज बना बना करके खिलाने का काम हम लोग किए थे। कई ऐसी चीजें हम इस राज्य की महिला दीदी को सलाम करते हैं जिन्होंने अपना जान का परवाह ना करते हुए पंचायत में, प्रखंड में, मुख्यालय में खाना बना बना करके मजदूरों को अनाज खिला रही थी ताकि हमारे मजदूर जिसको काम नहीं मिलता है वो भूखा ना मर जाए। और इन बेईमानों ने अपने डबल इंजन की कार्यकाल में 11 लाख गरीब किसानों का राशन कार्ड से नाम हटा दिया। हमारी सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख राशन हरा कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे। और हमारे साथ सौतेला व्यवहार तो सरकार बनने के दूसरे दिन से ही चालू। हमने 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके बांटा और केंद्र सरकार को कहा कि हमको FCI से अनाज दो और अनाज हम खरीद के हम गरीबों को देंगे क्योंकि सरकारी दुकान है, हमको सस्ता अनाज मिलेगा। पैसा जमा न करने के बाद भी हमें अनाज नहीं मिला। अंतोगत्वा अभी हम लोग को खुले बाजार से खरीद करके गरीबों को, हरा राशन कार्ड वाले को राशन देना पड़ रहा है। ये सौताला व्यवहार है। और वो भी सरकारी अनाज भी सही समय पर नहीं मिलता। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना आगे पीछे अनाज मिलता है और गरीबों को लगता है कि सरकार अनाज नहीं बांट रही। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र चल रही है। हमेशा समय पर कोई चीज नहीं मिलता है। आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों की संख्या बहुत थी, लेकिन सभी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिलता था, सभी विधवा महिला लोग को पेंशन नहीं मिलता था, सभी विकलांग को पेंशन नहीं मिलता था। हमने भारत सरकार से कहा और इन्हीं के सहयोगी जो दिल्ली में बैठे हैं, इनसे कहा कि हमारा कोटा बढ़ा दो। हमारे यहां गरीब गुरुआ लोग ढेर है, पेंशन का कोटा बढ़ा दो, महिला पेंशन का कोटा बढ़ा दो, विधवाओं का कोटा बढ़ा दो, विकलांगों का कोटा बढ़ा दो। लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया, हम लोग कोई पेंशन का लिमिट नहीं बढ़ाएंगे। हमको इस राज्य की गरीबी का पता था, इसीलिए हमने केंद्र सरकार का इंतजार ना करते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए इस राज्य का जितना 60 साल से अधिक बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। हमको बताओ, आपके गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है? कोई विधवा महिला बिना पेंशन का है? कोई आपको बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन ना पहले विधायक के पास, ना मंत्री के पास, ना मुख्यमंत्री के पास इस पेंशन का समस्या का समाधान करने का हल। ब्लॉक में लोग ठगे जाते थे, बूढ़ा बुजुर्ग लोग 1000 रुपया का पेंशन का कार्ड बनाने को लेकर अनेकों दलाल के चक्कर में फंस जाता था। अब कोई दलाल का चक्कर नहीं, BDO CO कभी मिलता नहीं था। आज पंचायत में ब्लॉक का ऑफिस खुल करके यहाँ के गरीबों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। आप ही बताइए, आपके पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं लगा था? सबके शिविरों में आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? हर पंचायत में शिविर लगा, एक बार नहीं, 2-2 बार। जहां पदाधिकारी कभी जाते नहीं थे, जाने का जगह नहीं, सड़क नहीं, रास्ता नहीं, पुल नहीं, पुलिया नहीं, वहां पर कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रैक्टर से जा करके
शिविर लगा करके गांव के लोगों की समस्या का समाधान कर रहा था। 2-2 बार शिविर लगा, 1 करोड़ से अधिक हमारे पास ग्रामीणों की शिकायत के दरखास्त आए। जब हमको इसकी संख्या बताई गई तो हम माथा पकड़ लिए कि गांव में इतना समस्या है, 20 सालों में हुआ क्या? इतना बड़ा समस्या गांव में पड़ा हुआ है, किसी को समाधान करने की चिंता नहीं है। करोड़ों संख्या में आवेदन आ रहे हैं। हमने कहा कि आप घर में बैठ, ये उपचुनाव है। उपचुनाव इन लोगों ने सरकार बनने के बाद से 2019 से हमारी सरकार को गिराने में लगातार दिन रात षड्यंत्र रखने में लगे रहते हैं। इन प्रकार ये तो उनके गृह मंत्री भी आकर के बोल गए। अभी चाईबासा में आए थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि यहां का नेता लोग हमको बोलता है कि यहां का सरकार बदल दो, ये सरकार हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहा है, इस सरकार को हटा दो। उन्होंने कहा ये जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है, इसको कोई नहीं हटा सकता है, इधर इसको हटा सकता है तो जनता ही हटा सकता है। और इस 20 साल में पहली बार इस राज्य में मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनी। आज हम नियोजन नीति बनाते हैं जहां के यहाँ के स्थानीय मूलवासी आदिवासी के नौजवानों को नौकरी मिले। पहले पैदान में उसको हम खड़ा करें नौकरियों में। क्या आप लोग नहीं चाहते यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के बच्चों को नौकरी मिले? आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आपके बच्चों को नौकरी मिले? लेकिन ये लोग बड़ा सुनियोजित तरीके से हमारे नियोजन नीति जो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बनाए थे, यहाँ के झारखंडियों के लिए बनाया था, उसको कोर्ट में चुनौती देकर निरस्त करने का काम किया। और वो भी कोर्ट में शिकायत करता कौन? यूपी बिहार का लोग शिकायत करता आता है और कोर्ट में अर्जी देता है और हमारे नियोजन नीति को खारिज करता है। झारखंड का लोग नहीं। हम नियोजन नीति बनाते हैं यहाँ के झारखंडियों के लिए तो पेट दर्द होता है यूपी और बिहार वाले को। गजब का बात है। यहाँ पर 27% ओबीसी को नौकरी दे, आरक्षण देने का काम करते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं तो यह असंवैधानिक इन लोगों को लगता है। लेकिन यही कानून कर्नाटक में बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है, क्योंकि वहां पर इन्हीं जमातों की सरकार है। इनको पसंद नहीं है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मजबूत हो। आज हमारे आजसू जैसे दल के वजह से यहाँ का मूलवासी आदिवासी सत्ता पे नहीं बैठ पा रहा है। आप देख लीजिए अलग राज्य के बाद का इतिहास, इनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। सबसे पहले मुख्यमंत्री इन लोगों ने बाबूलाल को मनाया, 2-3 साल में उतर के किनारे बैठा दिया। फिर एक पहलवान भाई आ गए अर्जुन मुंडा जी, उसको भी 2-3 साल करके बैठा दिया, उसको भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया। तो हमको क्या ये लोग आसानी से पूरा करने देगा? दिन रात दम लगा हुआ है आरी लगा करके काटने से, लेकिन क्या करेगा बेचारा? यहाँ के 3.25 करोड़ लोगों ने इस सरकार को बनाया है। आरी चलाते चलाते इन लोगों का आरी टूट जा रहा है कई बार, लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं होगा। और यही लोग, यही हमारे आजसू पार्टी के लोग इस राज्य में 5 साल पूरा करने वाला लोग कौन है? छत्तीसगढ़ से लाता है और 5 साल पूरा कराता है। यही इन लोग का चाल चरित्र है। इन लोग को आदिवासी मूलवासी आगे बढ़े, यहाँ का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक आदमी आगे बढ़े, इनको शोभा नहीं देता है। और होगा भी कैसे?
कि आदिवासी दलित पिछड़ा अगर मजबूत हो गया तो मजदूरी कौन खटेगा? इनका खेत गुहाल में कौन मजदूरी करेगा? इनका घर में बर्तन कौन मांजेगा? इन लोगों को अपने दल के लोगों को पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अपने दल के यहां के मूलवासी आदिवासी को भी 5 साल पूरा नहीं करने देता है, और पूरा करता है तो छत्तीसगढ़ का आदमी आके पूरा करता है। वाह, क्या कमाल है! बहुत ही विचित्र स्थिति। कोई लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। राज अलग हुआ, हम लोग को भी लगा कि राज अलग हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा, बूढ़ा बुजुर्ग को सहारा मिलेगा। लेकिन 20 साल बीतने के बाद जब हमने देखा कि समस्या घटने के बजाय बढ़ रही है, तब 2019 का तैयारी हम लोगों ने ऐसा किया कि अब बैठने से हाथ पे हाथ बैठने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो झारखंड जैसे सोने की चिड़िया को ये लोग बर्बाद करके चला जाएगा, लूट के चला जाएगा, और यही हो रहा था। आप एक बात सोचिए, हमको ये बात समझ में आज तक नहीं आया कि जो लोग गुजरात चलाता है वही लोग इस राज्य को चला रहा था, जो लोग मुंबई को चलाता है वही लोग इस राज्य को चला रहा था, जो लोग देश को चला रहा है उन्हीं स्कूल का स्टूडेंट लोग इस राज्य को चला रहा था। लेकिन वो राज्य तो आगे बढ़ गया, ये राज्य पीछे क्यों चला गया? भाई क्या हुआ? जरा हमको ये बता दो, जरा हमको ये समझ में नहीं आया। जो लोग गुजरात को चला करके आगे बढ़ा दिया, महाराष्ट्र को बढ़ा दिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी अपने को कहता है, और उस लोगों ने इस राज्य को कहां कीचड़ में ढकेल दिया जी। वो इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, महाराष्ट्रियन लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़िया लोग चलाता है। इसीलिए लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। अब इस राज्य को यहाँ का मूलवासी आदिवासी चलाएगा और अपने हाथों से इस राज्य का विकास करेगा। इसीलिए जो 1932 की बात करेगा वही इस राज्य में राज करेगा। बोलता है 1932 का क्या है? इन लोग बोलता है हम लोग 19 का 32 ला रहे थे। हम बोले हाँ, आप लोग 19 का 32 ला रहे थे। वो ऐसा 19 का 32 का कानून लाया कि लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया। अनेक लोग की जानें चली गई, पुलिसों की जानें चली गई। लेकिन हम ऐसा कानून बनाते हैं जिस कानून का स्वागत ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर होता है, रंग गुलाल अबीर के साथ होता है। हमारे कानून और उसके कानून में यही फर्क है। आज पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रोजगार सेवा, अनेक लोग विगत 11-20 सालों से अपना हक अधिकार मांगते मांगते ना जाने कितने लोग शहीद हो गए। जब भी हक अधिकार मांगो, लाठी और डंडा खाने का काम करो। जो पारा शिक्षक 12 महीने में 11 महीना सड़क पर रहता था, आज वो पारा शिक्षक 11 महीना स्कूल में है और 1 महीना घर पे रहता है। अनेकों ऐसी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, एनएम, जीएनएम हो, लेकिन समस्या 20 साल का है। ये इन लोगों ने इस 20 साल में इतना चोट इस राज्य को दिया है, इसको घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो घाव भरेगा जरूर, लेकिन इनके हाथों से कभी नहीं भरेगा। आज इस राज्य का ये पूरा देश का बंटाधार करने पे लगे हैं।
आज ये लोग कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने से पूरा देश दिवालिया हो जाएगा। इनका भी बड़ा व्यापारी अदानी का 1,00,000 करोड़ रुपया देश का डुबा दिया। हम कई दिनों से मंच पे बोलते थे यहां लोग का भूखमरी की स्थिति है, लेकिन बाजार का सेंसेक्स आसमान में घोड़े की तरह कूद रहा है। ये क्या चक्कर है भाई? ये कौन अर्थशास्त्र है? हमको समझ में नहीं आया। कुछ दिन के बाद तो ऐसा बम फटा है कि जो बाजार घोड़े की तरह कूद रहा था अब कछुए की चाल की चलने की भी तैयारी नहीं कर पा रहा। यह स्थिति है आज देश की अर्थव्यवस्था का। और गरीबों का जेब से पैसा निकाल निकाल करके अपने अमीर दोस्तों के जेबें भरने का काम किया जा रहा है। LIC जैसी कंपनियां डूब रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। रोजगार सारा बंद हो रहा है। गांव देहात का किसान का बेटा सबसे अधिक नौकरी में कहा जाता था। किसान का बेटा सबसे पहले फौज बनने के लिए जाता था, लेकिन आज फौजियों में नौकरियों का क्या स्थिति हो गया? क्या अग्निवीर की कौन वीर लेके आ गए? अब 4 साल के बाद फिर आप सड़क में आ जाइए और बेरोजगार हो जाइए। वो भी बंद। थोड़ा बहुत गांव देहात का बच्चा पढ़ लिया तो रेलवे में बैंक में नौकरी करने जाता था, लेकिन आज जहां 100-150 बैंक हुआ करता था आज 50 बैंक हो गया। रेल लाइन बिक गया, रेलवे प्लेटफॉर्म बिक गया। प्लेटफॉर्म का टिकट जरा बताइए, 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में मिलता है कि नहीं? आज महंगाई आसमान छू रहा है। हाँ, अभी इस बात से एक बात याद आई। बताइए, हमारे जो प्रत्याशी है ये दल लोग चूल्हा क्या बनाया? चूल्हा प्रमुख कौन है भाई? चूल्हा प्रमुख जरा बताओ। चूल्हा प्रमुख, आज गैस सिलेंडर का दाम कितना है? 1200 रुपया का गैस सिलेंडर मिल रहा है। जब हमारी सरकार यूपीए की थी 400 टका में मिलता था, आज 1200 टका में मिल रहा है। चूल्हा प्रमुख को बोलो, आज नमक का दाम कितना है? आज सरसों तेल का दाम कहां चला गया? आज दाल का दाम कहां चला गया? चूल्हा प्रमुख हो, ये तुम लोगों को बोका बना रहा है। बोका। थाली से पहले दाल चला गया, सब्जी चला गया, भात भी चला गया, आप खाली थाली बजाओ। चूल्हा प्रमुख हो तुम लोग, चूल्हा प्रमुख नहीं चूल्हा मूर्खों बनने जा रहे हो। इन लोगों को जब 2014 में गैस सिलेंडर 400 होता था, 401 रुपया बढ़ जाए, नमक 5 रुपया से 6 रुपया हो जाए, दाल 25 टका से 26 टका हो जाए, पेट्रोल 60 रुपया से 61 रुपया हो जाए, तो ये लोग माथा में सिलेंडर लेकर, हाथ में माला में प्याज आलू का माला पहनकर सड़कों पर तांडव करते थे और ये कहते थे कि महंगाई तो अब डाइन बढ़ गई है, सबके घर में घूस घूस करके सब खा गया। लेकिन अब ये महंगाई को डाइन नहीं, अब इनको महंगाई भौजाई लगने लग गई है। पूछिए, ये महंगाई कहां जा रहा है? दूध दही में भी टैक्स लगा दिया इन बेईमानों ने। महंगाई आसमान छू रहा है। बेलगाम घोड़े की तरह रॉकेट इंजन लगा दिया इन लोगों ने उस पर, और बोलता है खाड़ी देशों में, दूसरे देशों में, दुनिया में मार चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, उससे महंगाई हो रहा है। अरे निकम्मो, देश चलाना नहीं आता है तुमको? क्या इससे पहले कोई बीमारी नहीं आई, कोई लड़ाई नहीं हुआ क्या? योजनाबद्ध तरीका से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कराओ और झगड़ा कराओ।
बड़ा विचित्र है। अब इस बच्चा का जो दूध मुआ बच्चा है, 1 महीना का बच्चा भी, 1 महीना का हुआ उसी समय इसको सजा करवा दिया। अब ये बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? इस बच्चे का भी हाय लगेगा। और बूढ़ा बुजुर्गों को जो तुम बरसों ब्लॉक के चक्कर लगवाए हो, वो बूढ़ा भी है, तुमको आने वाला समय में उसका भी हाय लगेगा। हमको बहुत खुशी होती है। मुझे एक घटना याद है कि मेरा एक ऐसे ही सभा चल रहा था, एक बूढ़ा बेचारा दौड़ते दौड़ते मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। इतना बुजुर्ग था कि बेचारा पहुंच नहीं पा रहा था। एक नौजवान उसको उठा के किनारे ले गया, बोलो बाबा अभी मत जाओ, बहुत भीड़ है, तुम गिर जाओगे, तुमको चोट लग जाएगा, बहुत भीड़ भाड़ है वहां पर। नहीं, हमको मुख्यमंत्री से मिलना है। बोले क्या बात है? बोलिए हम जाके सुना देंगे। तो बूढ़ा जानते हो क्या बोलता है? बोला हम अपना पेंशन के लिए 7 साल से ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, कभी नहीं बना, लेकिन शिविर में 1 घंटा मेरा पेंशन का कार्ड बन गया। 1 घंटा में पेंशन, सपने में भी कोई नहीं सोचता था। हम अभी कुछ दिन पहले, आप लोग सुने होंगे, आज के दिन में व्हाट्सएप, फेसबुक, पेपर, अखबार, मीडिया बहुत छपता है। हम एक बूढ़ा पहाड़ नाम का पहाड़ में गए थे। बूढ़ा पहाड़, और बूढ़ा पहाड़ में 40 साल से कोई शहर से कोई उस जगह पर नहीं गया, उस गांव का आदमी शहर कभी नहीं आया। आप अंदाजा लगाओ उस जगह कैसा होगा। जाके हम देखे तो हमारा तो माथा घूम गया। ना जाने का सड़क, ना चापाकल, ना बिजली, कुछ भी नहीं। जानवरों की तरह वहां का लोगों का जीना खाना भगवान भरोसे, और नक्सल के नाम पर उस जगह को बदनाम करके रखा गया था। लेकिन जब वह खबर हुआ कि हम वहां आ रहे हैं, चींटियों की तरह वहां लोगों की भीड़, इस आम सभा से भी अधिक लोग वहां इकट्ठे हुए। और क्यों भाई? तो पता चला कि आज से 40 साल पहले शिबू सोरेन यहां बैठक करके गया था, उसका बेटा को देखने गया था। हमारे आंख से आंसू टपक गए। अभी भी एक आध बूढ़ा बचा हुआ है। हमको बोला ये बात, हमने उस समय संकल्प लिया और उनको कहा, बाबा आप चिंता मत करो, हमको 6 महीना का समय दो। 6 महीना में इस जगह पर सड़क भी आएगा, बिजली भी आएगा, और हर घर में रोजगार भी हम देने का काम करें। तो आज इस राज्य को योजनाबद्ध तरीके से बैकवर्ड किया गया है, कमजोर किया गया है। इस राज्य को देश का सबसे अग्रणी राज्य होना चाहिए था, लेकिन आज इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। आज धीरे धीरे ये राज्य को अपने पैर पर खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। इसीलिए आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत पदाधिकारियों को भेजकर सरकार जो योजना बना रही है आप लोगों के लिए, वो सब बताने के लिए काम कर रही है। पहले कागज में ही काम होता था, कागज में ही खत्म हो जाता था। आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप कोई भी काम कीजिए, राशन दुकान चलाइए, ट्रैक्टर चलाइए, बेलोरो भाड़ा में चलाइए, सैलून दुकान खोलिए, ब्यूटी पार्लर दुकान खोलिए, जूता चप्पल का दुकान खोलिए, सरकार ऋण देने के लिए तैयार है। बैंक में जाकर के ऋण मांग करके दिखाओ, कोई बैंक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार आपके सामने खड़ा है। खेती बाड़ी लोगों के लिए 90% अनुदान पे, अगर एक बकरी का कीमत 100% है तो 10 रुपया आप दीजिए और आप बकरी लेके जाइए। पशुपालन, जानवर तो जानवर, पशु से जानवर को रखने के लिए भी घर दे रहे हैं।
कई ऐसी चीजें। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 यूनिट बिजली भी हमने मुफ्त कर रखा है, ताकि आपको अब जो कोर्ट कचहरी आपका होता था वो अब बंद हो जाए। कई ऐसी चीजें अगर हम बताने लगेंगे तो रात भी बीत जाएगा। हमारी बच्चियां, बेचारा बच्चियों के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण होता है। गरीब बच्चे लोग के तरह साथ तो सबसे अधिक कि ये तो शादी ब्याह करके भेज दो, काहे के लिए पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज सावित्री बाई फूले योजना हमने चालू किया है, जिससे इस राज्य के 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ रहे हैं। 7-8 लाख जोड़ चुके, 1-8 लाख कहीं कहीं बचा हुआ है। और उन सब बच्चियों को जब 18 साल की होगी तो एक मुश्त 40,000 रुपया हाथ में देके उसको भेजेंगे। और भेजने के लिए नहीं कि उसको पढ़ाई छोड़ना है। 40,000 रुपया इसलिए देंगे कि तुम पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी बनना है, वो सब का पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। यह हम कानून बना दिए। अब कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, आपको कोई भी पढ़ाई करना है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। इसका हम कानून बना दिए। और तो और आप लोग का नौजवान भाई लोग जो नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, कोई जेपीएससी, कोई यूपीएससी, कोई बैंक का, कोई रेलवे का या और किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो जो तैयारी कीजिएगा उसका भी पैसा राज्य सरकार देगी। ये कानून बना दिया। अब आप लोग उसकी चिंता करने का जरूरत नहीं है। यहाँ के हमारे आने वाली पीढ़ी को पढ़ने का 1 रुपया का चिंता नहीं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड हमने एक योजना प्रारंभ किया है, जिसमें 15 लाख रुपया कम से कम ब्याज दर में, बाजार में जाइएगा तो 12-13% का ब्याज दर मिलेगा। 4-5% ब्याज दर में आपको ऋण उपलब्ध होगा। वो भी 5 साल के बाद, पढ़ाई पूरा करने के बाद आपको सरकार को वापस करना पड़ेगा। पढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी पाइए, उसके बाद सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस करो। कहां मिलेगा आपको इतना पैसा? पढ़ाओ बच्चों को। आज गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? आज जेल में आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक क्यों है सबसे अधिक? कितना हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा जज है जरा बताओ। वकील कितना बढ़िया बढ़िया जरा बता दो। पढ़ाई के अभाव में बेचारा ना वकील बन पाता है, ना जज बन पाता है, ना आईएएस, ना आईपीएस। बड़ा मुश्किल। इसीलिए हमने तय किया है कि आप झारखंड के बच्चे भी यहाँ का आईएएस, आईपीएस की कुर्सी में जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे और गरीबों को न्याय देंगे। अभी हम लोगों ने जेपीएससी का पहला नियुक्ति किया था। 250 बच्चा लोग को हम लोग नियुक्ति करके राज्य के विभिन्न कोना में, कोई बीडीओ, कौन सीओ बन करके तैनात है, हमारी सेवा कर रहा है। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा, 250 बच्चों का हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया। उसमें 33 बच्चा ऐसा था जो बीपीएल धारी था, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और किसान का बच्चा था। ये बच्चा लोग आज बीडीओ, सीओ बन करके हमारी सेवा कर रहा है। आज हमारे प्राइवेट स्कूल के जैसा स्कूल भी आपके यहां बन रहा है, 20-25 करोड़ रुपया का। पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, जहां हमारा गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ाई करेगा। और उसका जो शिक्षक है, अभी हम आईआईएम में शिक्षकों का ट्रेनिंग करा रहे हैं। आपका गोला, ये प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज हमने स्वीकृत कर दिया है। अब यहाँ लड़का लड़की को रामगढ़ और बहुत दूर तक डिग्री का कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है। यहीं पर डिग्री कॉलेज हमने स्वीकृत कर दिया है। अब ये बहुत जल्द बनने की तैयारी में होगा। कई ऐसी चीजें हैं।
आपका यहाँ पशुधन योजना से लगभग 883 लोग अलग अलग जानवर लेकर के पशुधन की योजना का लाभ ले रहे हैं। सावित्रीबाई फूले से लगभग 33,000 बच्चियों को हमने जोड़ा है। अलग राज्य होने के बाद पहला बार ये इतिहास है, आपके सिर्फ रामगढ़ जिले में 33,000 से अधिक बच्चियों को हम लोगों ने जोड़ा है, लगभग 33,500। सर्वजन पेंशन बूढ़ा बुजुर्ग इस जिले में, सिर्फ रामगढ़ जिले में 45,500 बूढ़ा बुजुर्ग को हम लोग पेंशन दे रहे हैं और 5 तारीख का खाटी 5 तारीख को उसको पेंशन उसके बैंक में जा रहा है। पहले 5 तारीख को आएगा, 2 तारीख को आएगा, 10 तारीख को आएगा, 20 तारीख को आएगा। और बैंक वाला लोग झूठ भी बोलता है, आने के होने के बावजूद भी बोल देता है गरीब लोगों को कि नहीं आज नहीं है, आया है आना 10 दिन के बाद। बेचारा वो बुजुर्ग तो आना जाना कर लिया, उसका तो भाड़ा खत्म। हमने ये सुनिश्चित किया 1 तारीख फिक्स करो और उस तारीख को हर हाल में पेंशन पहुंच जाना चाहिए और गरीबों को जेब में जाना चाहिए। कौन बैंक 5 तारीख को नहीं देता है पेंशन, उसकी जानकारी हमें दो। उस बैंक से जितना सरकारी पैसा है सारा निकाल करके हम लोग अपने खाते में ले जाएंगे। कोई इसमें कोताही नहीं। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in